रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ रिटायर्ड डिप्लोमेट और गायक ज्योति स्वरूप पांडे। ज्योति स्वरूप पांडे रिटायर्ड डिप्लोमेट और गायक ज्योति स्वरूप पांडे। गायकी की विधा सोजख्वानी में ज्योति स्वरूप पांडे एक जाना पहचाना नाम है। ज्योति स्वरूप पांडे का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। संगीत का शौक, जो कि उन्हें ननिहाल की तरफ से विरासत में मिला था, आगे चलकर ज्योति स्वरूप पांडे की शख्सियत की एक और पहचान बन गया। ज्योति स्वरूप पांडे का परिवार उनके बचपन में ही मुंबई आ गया था, जहां उनका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई और संगीत की आरंभिक शिक्षा हुई। कहती थी बानो असगर जानी, कब तुम घर में आओगे, दरिया पर से कर पानी, कब तुम घर में आओगे, कहती थी बानो। पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्योति स्वरूप पांडे IFS ऑफिसर बनकर विभिन्न देशों में भारत के एम्बेसडर रहे। ये दौर ज्योति स्वरूप पांडे के लिए अनुभवों से समृद्ध रहा, मगर थोड़े समय के लिए संगीत उनकी जिंदगी से दूर हो गया था। कुछ वर्षों तक विदेश में रहने के बाद ज्योति स्वरूप पांडे ने हिंदुस्तान लौटकर गायकी का सिलसिला फिर से शुरू किया और संगीत की छोटी छोटी निजी महफिलों में गाने लगे, और उनका ये सफर आज भी बदस्तूर जारी है। गुमानी आजा यार वे, गुमानी आजा यार, ना जा मुझ ततीदा कौन संभालन वाला, गुमानी आजा। बतौर IFS ऑफिसर ज्योति स्वरूप पांडे अजरबैजान, किर्गिस्तान, यूक्रेन जैसे देशों में सेवारत रह चुके हैं। संगीत और उर्दू शायरी उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। दिल्ली, अमरोहा, लखनऊ जैसे भारत के शहरों में ज्योति स्वरूप पांडे की गायकी और सोजख्वानी को खूब सुना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी। शुक्रिया आपका। आज हम आप 10 साल बाद मिल रहे हैं जी, और 20-22 साल पहले मिले थे। 22 साल पहले भी मिले थे। तो अब इन 10 सालों में आप पूछिएगा कि आपके साथ क्या हुआ है। वो तो पूछूंगा। उससे पहले हमारे देखने वाले आपकी गायकी का एक थोड़ा नमूना देख लें। इसके लिए आप हमारे लिए जो आपका एक तरह से कहिए कि सिग्नेचर जो साउंड है मेरे लिए, तो क्या है जो आप मरसिए और नौहे गाते हैं, उसका एक छोटा टुकड़ा गाइए, ताकि हमारे देखने वाले ये अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले अभी और जब इस रिकॉर्डिंग में हम आगे बढ़ेंगे तो और क्या क्या सुनेंगे। तो एक सोज सुनाते जी, हैं जी। आपको। सुपैदा सुबह का जब रन में आशिकार हुआ, सुपैदा सुबह का जब रन में आशिकार हुआ, मयाने लश्करे की हुक्मे कारज़ार हुआ, हर एक मुसल्ला रफ़ीक़ यार हुआ,
हर एक मुसल्ला रफ़ी को यार हुआ, सवारे दोषे नबी भी सवार हुआ, सवारे दोषे नबी भी सवार हुआ, निशान अदू ने मैदान में आके खोल दिया, निशान अदू ने मैदान में आके खोल दिया, निशाने मुर्तज़ा आभी ने निशान खोल दिया, सुपैदा सुबह का जब। जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो हम जानते हैं कि आप मध्य प्रदेश के खंडवा में पैदा हुए। जी जी। किस तरह का परिवार आपका वहाँ था जिस घर में आप पैदा हुए, ये समझ लूँ ताकि फिर कैसे आप ये जो डिप्लोमेट होने तक पहुँचे और इस बीच में कैसे गायकी में आपकी दिलचस्पी हुई, ये थोड़ा समझेंगे, लेकिन पहले अपने परिवार के बारे में बताइए। जी, दादा हमारे खंडवा में पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और पिताजी और चाचा भी हाई स्कूल वहीं किए थे। जब पिताजी का बम्बई में उन्होंने काम शुरू किया सन 51 में, तो 53 में हमको और माँ को बम्बई बुला लिया। तो हम लोग बॉम्बे हम पले बढ़े हैं। हमारा भाई हमसे 6 साल छोटा है, हालांकि वो नागपुर की पैदाइश है। नागपुर भी 6 महीने रहे बीच में, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। तो बॉम्बे में आप ये कहिए कि केजी से लेके एमए तक हम बॉम्बे में रहे। रही बात संगीत की, वो आया हमारे मातृपक्ष से। नाना हमारे जो थे वो नरसिंहपुर ज़िला है, जबलपुर के पास, वहाँ के रहने वाले थे और निहायत शौकीन और हुनरमंद। तो पहलवानी से लेके, संगीत से लेके, तैराकी से लेके सब कुछ करते थे, अलावा के वकालत जिसकी डिग्री थी उनके पास। और ज़मींदारी जो थी तो ज़मीन की भी देखभाल ज़्यादा नहीं करते थे, वो नानी ही संभालती थी जितना संभालती थी। तो जो संगीत आया है वो उस तरफ से आया है। और जब हम, खैर अब उस ज़माने में तो घर में क्या रेडियो बजता था, तो जो गाना अच्छा लगा उसकी नकल कर बैठते थे। माँ भी लगभग वही करती थी, हालांकि उनको बचपन में, वो एक अलग किस्सा है। तो जब हम हाई स्कूल ख़त्म किए, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, तब हमारे बिल्डिंग बॉम्बे में एक ऊपर की मंजिल में एक रहती थी बुज़ुर्ग मिसेज़ ईरानी। तो उनके यहाँ एक सिखाने उनको गाना एक पंडित जी आया करते थे। पता बाद में चला कि ये अपने ज़माने के बहुत बहुत माने हुए तबला वादक थे, संगतकार थे। तो उनसे हमारी प्रारंभिक जो कोई शुरू की जो है शिक्षा उनसे शुरू हुई। आप ये कहिए 1967 से लेके 74 तक। फिर 74 में हमें दिल्ली आना पड़ा सर्विस के सिलसिले में। फिर बाहर और दिल्ली और बाहर और दिल्ली, और गाना छूट छाट भी गया बहुत। फिर एक दफ़ा 1983 की बात है, हम निकल रहे थे, हमारा एक असाइनमेंट था कुआलालंपुर का। तो किसी ने हमें
कहा कि वो बात अब रही नहीं तुम जो संगीत के जाने से। तो हमने फिर कोशिश की अपने अंदाज से उसको साधने की, और 2 बरस कुआलालंपुर रह के वापस आए, और फिर ढूंढने की कोशिश हुई कि किससे सीखे किससे नहीं सीखे। अब वो किस्सा लंबा है। आखिर में एक जन हमें मिले, अब वो भी एक अजीब किस्सा है, उस छोड़िए। तो उन्होंने हमको ये समझाया कि भैया देखो, जिस तरह शरीर बनाया जाता है उस तरह आवाज़ बनाई जाती है। पहलवानी के लिए या डाइविंग के लिए या दौड़ के लिए या जिसके लिए भी, तो आपको क्या चाहिए? आपको ताकत चाहिए, बल चाहिए, आपको लोच चाहिए, आपको सही जिस जगह पर मुकाम पर आप जहाँ इरादे से आप पहुँच जाएं जो आप चाहते हैं। तो उन्होंने, हालांकि वो खुद ध्रुपद का ही परचम लेके घूमते थे, उन्होंने कहा देखो तुम्हें हम वो एक छोटा सा एक टोटका बताएंगे, इसमें तुम जहाँ चाहे गला मोड़ दो। तो वो सिलसिला 1.25 साल 1.5 साल चला। फिर वो कुछ पीछे से होने लगे पीछे को। तो हमने कहा भैया बाकी रास्ता हम खुद ही तय कर लेंगे। तो उनके बताए पर, और कुछ जो अब जैसे कई जो रचनाएं बंदिशें थीं तो आप लाइब्रेरी पहुंच जाते थे। अब ध्रुपद की कोई रचना है जो कि हमने जो सुनी है किसी से, तो वो पूरी नहीं है, आधी है, अधूरी, वो हमें पूरी मिल गई। कोई कहता है हरिदास जी की थी, वो निकला कि किसी नायक बैजू की है, किसी की है। और दूसरा कि कुछ इस पर हमारे सोच भी, कुछ हम निष्कर्ष पर भी पहुँचे। तो ये हमारा रहा सिलसिला। तो इनसे जो साथ हमारा छूटा, आप कहिए कि 1988-89 में, और फिर 2000, हम 85 से 2003 तक दिल्ली ही रहे फॉरेन सर्विस में होते हुए। फिर 2003 के शुरू में हम चले गए विदेश, और 3 असाइनमेंट्स करके 2011 में अवकाश प्राप्त करके वापस आ गए। और 2 बरस हम दिल्ली रहे, लेकिन पहले से हमने तय कर लिया था कि लंबे अरसे नहीं रहेंगे। तो उदयपुर के बाहर काफ़ी दूर एक सुनसान सा एक जगह है, वहाँ एक ज़मीन ले ली हमने, वहाँ एक मकान बना लिया, और मकान के फाटक पर ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर हमारे एक मित्र के कहे पर हमने वहाँ दर्ज कर दिया है। वो शेर बड़ा दिलचस्प है जी। वो यूँ हैं कि खल्क में हैं पर जुदा सब खल्क से रहते हैं हम, ताल की गिनती से बाहर जिस तरह रूपक में सम। इसका आपको हमें उदाहरण देना पड़ेगा। अब हमारे भारतीय संगीत में, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे कर्नाटक का हो, सबने गौर किया होगा, जिसने भी देखा हो, कि एक जगह पर आकर हर कोई जो है यूँ सर हिलाता है या ताली देता है, तो जो एक मात्रा, जो ताल है वो एक साइकिल है, चक्र है वो। अब वो चाहे चक्र 4 का बने, 6 की गिनती, 7 की गिनती, 10 की गिनती, इत्यादि इत्यादि, जो भी बने, तो जो पहली मात्रा है उसको कहते हैं सम। तो वहीं से जो है, जो फ़िक्रा है, जो फ्रेज़ है, वो आरंभ होता है और वहीं पे आके ख़त्म होता है। तो जैसे एक पक्षी ने उड़ान भरी, और उड़ान भरी, ऐसा मुड़ा वैसा मुड़ा, वहाँ गया और आके जी फिर बैठ गया, वो आ गया सम। अब उसने कैसी उड़ान भरी, कहाँ कहाँ गया, किस अंदाज में गया, किस तरह मुड़ा, तो वो है ताल। और भारतीय संगीत में ताल के बगैर तो बहुत ही कम ऐसी शैलियाँ हैं, बिरली हैं जो ताल रहित हैं। तो एक नमूना आपको रूपक ताल का जी। तो रूपक ताल है 7 मात्रा की ताल। तो गिनती है 1 2 3 4 5 6 7, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, 1 2 3 4 5 6 7, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन। अब तिन पर आ रहा है सम, लेकिन इशारा हो रहा है खाली का, क्योंकि सम का इशारा ये होता है,
ये होता है खाली का। लेकिन ये एक अजीबोगरीब ताल है। तो ताल की गिनती से बाहर जिस तरह रूपक में तिन तिन्ना धिन तिन्ना, ये हमारा आज का हाल है। हाँ, लेकिन हम लोग आज के हाल पे थोड़ा जल्दी पहुंच गए। कोई बात नहीं। हाँ, और एक बार फिर हम वापस आपको खंडवा ले जाते हैं। क्या आपकी जन्म की तारीख और साल क्या है? 25 मई 1951। 25 मई 1951 को आप खंडवा के जिस घर में पैदा हुए, वहाँ और परिवार में कौन कौन सब लोग? दादा, दादी, चाचा और माँ। पिताजी तो बॉम्बे पहुंच गए थे, तो वो मौजूद नहीं थे। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं बस। आप बड़े? हम बड़े हैं, हमसे 6 साल छोटा भाई है। भाई ऐसा था कि क्योंकि हमारे माँ बाप दोनों परिवारों में से पहले ऐसे थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के बाहर गए, तो नतीजा है कि हमारा जो नाता मध्य प्रदेश से था वो कभी टूटा नहीं। तो जो छुट्टियां होती थीं तो 20 दिन नाना के यहाँ, 20 दिन दादा के यहाँ, वापस नाना के यहाँ, दादा के यहाँ वापस। और फिर दादी भी आकर अक्सर कई हफ्तों महीनों रहती थी। तो वो हमें धर्मयुग से कुछ पढ़ के सुना रही हैं और नवभारत टाइम्स से कुछ पढ़ के सुना रही हैं, क्योंकि वैसे गुजराती लिखना पढ़ना तो हमने शुरू में सीखा था, क्योंकि हमारे स्कूल में 2 बरस गुजराती सिखाई गई, और फिर विधिवत हिंदी 5वीं से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो लिपि तो लगभग वही है। लेकिन अभी भी उतनी रवानगी से, उतनी आसानी से हम जितनी हम रोमन पढ़ सकते हैं ना हिंदी पढ़ सकते हैं, और उससे भी कम जो हमारा उर्दू पढ़ तो लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन ज़रा मुश्किल होती है। तो हम बॉम्बे 1966 में इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट हुआ, और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे 4 बरस, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट 2 बरस, और 73 में इम्तहान दे के 74 में मसूरी पहुंच गए। ये किस्सा है। तो लेकिन आपके भी दिल में ये था कि आप फॉरेन सर्विस में ही, या मतलब? अरे वो अपनी एक कहानी है। हमारे देखिए ऐसा है, बॉम्बे में उस ज़माने में कम से कम, और जिस मोहल्ले में हम रहते थे बिल्कुल दक्षिण में कुलाबा में, तो हर कोई, इसको ये लोग कॉवेनेंटेड सर्विसेज कहते थे, कोई चार्टर्ड बैंक में है, कोई टाटाज में है, कोई लीवर में है, तो सब कह रहे ये गवर्नमेंट सर्विस में रखा क्या है आपको। जैसे पारसी कहते थे, अरे साला गवर्नमेंट पर शू छे, अरे शू कर सो त्या कई मटे मरतो ही नहीं त्या, अरे तमें टाटा में आओ नहीं, तमें गिंडीज में काम करो, तमें शू कर सो गवर्नमेंट, आ फॉरेन सर्विस आ बीजी चीज़ है। ये तो एक पहलू रहा। दूसरा कि एक हमारे मित्र थे कॉलेज के, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, जब तुम यूपीएससी के इंटरव्यू जाओगे दिल्ली, तो हमेशा ये पूछा जाता है कि आपने पहली जो है अपने पसंद सर्विस क्या लिखी है, और अगर आप फॉरेन सर्विस नहीं कहोगे, ये अलग बात है कि उसमें आपका चयन हो अथवा ना हो, वो दूसरी बात है। अगर आप वो नहीं लिखोगे तो आपके फॉरेन नंबर घट जाते हैं। तो साहब हमने भर दिया और कहा कि हो गया तो फिर जाके बदल देना वहाँ। उस साल इत्तेफाक से 26 लोग भर्ती हुए फॉरेन सर्विस में, जबकि किसी ज़माने में 6, 8, 10, 12 से ज़्यादा होते ही नहीं थे। 13वें स्थान पे हम थे, हम फंस गए। अब हम सपने देख रहे थे कि भैया हम भोपाल में रहेंगे और छतरपुर में रहेंगे और रीवा में रहेंगे और रायसेन में रहेंगे और कुछ जाने कहाँ रहेंगे, मध्य प्रदेश में रहेंगे। उसकी जगह हम फंस गए, तो भोपाल की जगह ब्राज़ील पहुंच गए। तो ये किस्सा है सही मायने में। और जब हम देखते हैं तो इतना हमें गम नहीं होता है इसका। हालांकि बाहर रहना हमको कभी पसंद आया नहीं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिलता है वो अपने देश के बारे में सीखने को मिलता है बाहर रह के। ये है किस्सा। तो फिर हम वही पूछेंगे आपसे कि मुंबई में अपनी शुरुआती पढ़ाई के ज़मानों में आपको कुछ और करने का दिल नहीं कर रहा था, और बहुत फोकस ढंग से आप फिर इसमें ही फॉरेन सर्विस? बिल्कुल उल्टा। हाँ, हमारे जीवन में कोई फोकस था ही नहीं।
आप यूँ कहिए कि 37 साल की उम्र तक तो कोई फोकस आया ही नहीं। जब सर्विस में भी आ गए थे तब भी कोई फोकस नहीं था। जब ये इन साहब ने हमें आवाज़ बनाने के जो गुर बताए, तब हमारे कहा कि भाई ये तो हम भी कुछ कर दिखाएंगे। तब जाके हमें कुछ लक्ष्य दिखा। जैसे था ना वो कि मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, सब कुछ मुझे मिला जो तेरा नक्शे पा मिला। तो नक्शे पा था ये आवाज़ का सिलसिला। और तब से लेके अब तक जो हमारा एक ध्येय कह लीजिए वो ये है कि भारतीय हिंदुस्तानी संगीत में विशेषकर हम लोग कई साल से एक चीज़ भूल गए हैं कि जब आप नाद ब्रह्म की उपासना करते हो तो वो सिर्फ एक नारा नहीं है। जब ब्रह्मरूपी नाद की उपासना होती है तो ब्रह्मरूपी नाद के कुछ गुण होते हैं और अवगुण भी होते हैं, अगर वो नहीं पूरी हो रही है बात तो एक तो वो, और दूसरा शब्द। ये शब्द के बगैर गाना नहीं है। तो एक तरह से वो हमारा ध्येय है। तो जब आपने कहा कि आप सोच सलाम मर्सी से शुरू करो, तो यूँ हुआ कि 1983 और फिर 85 में एक हमारा अच्छा दोस्त था दिल्ली में, अब गुज़र गया बेचारा, शरीफ हुसैन नाम था उसका, तुर्कमान गेट के पास रहता था। तो वो हमें किसी मजलिस में ले गया। खैर उस समय तो हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन कई वर्ष बाद हमें ये समझ में आया कि भाई शब्द और अलंकार का जो मेल है कैसा है, क्या होना चाहिए, कब क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ हमको सोचखानी में मिलती है। देखिए हम किसी चीज़ में अकीदा नहीं रखते हैं, हम घोर नास्तिक इंसान हैं, मगर इसमें एक हमको दिखा, आपको मिसाल दें। कहती थी बानो असगर जानी, कब तुम घर में आओगे। अब ये सुनिए। मैदान में आमदे कासिम की धूम है, और जलजले में कीश्वर सुल्तान रूम है। अब ये कहाँ से आया? ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत में एक शैली है जिसको कहते हैं टप्पा गायन। ये भी बड़ी दिलचस्प शैली है। ये 18वीं 19वीं शताब्दी 17वीं में भी लोग के कुछ का मानना है। तो एक गायकी तो मौजूद थी 1700 कुछ में भी, उसके आखिर में, क्योंकि उसका ज़िक्र फ़कीरुल्लाह करते हैं अपनी किताब में। लेकिन जो इसको आज की शक्ल देने वाले एक दिल्ली के कव्वाल थे, शोरी मियाँ, जो कि लखनऊ रहा करते थे, अवध में रहते थे। तो उन्होंने क्या काम किया कि दो तुक्के गाने लिए या बनाए या बनवाए या क्या किया हमें नहीं मालूम, और उनके समझ में जो पंजाब की जो गाने की खासियत थी, वो जो गला तेज़ घुमाने की, उसको टप्पा शैली, उसको चलाया उन्होंने, ईजाद किया या उसको और आगे बढ़ाया, क्योंकि टप्पा शैली शायद उनसे पहले भी थी, उसको आगे बढ़ाया और वो खूब ज़ोर पकड़ा उसने। सिर्फ के अड़चन ये हुई कि कभी भी किसी भी पंजाबी भाषी व्यक्ति से, गायक गायिका से हमने टप्पा नहीं सुना। वहाँ मुल्तानी काफ़ी गाएंगे और ये गाएंगे वो गाएंगे, टप्पा सिर्फ हिंदुस्तान के मैदान में, यानी गंगा जमुना का मैदान ग्वालियर तक, यहाँ चला, बनारस। तो भाषा पंजाबी मादरी ज़बान नहीं थी लोगों की, तो बहुत जल्दी जो है वो जो बंदिशें थी, जो रचनाएं थीं, वो बिगड़ गईं, वो बुरी तरह से बिगड़ गईं। तो अब कुछ सिर पैर ही नहीं मिलता जब लोग बस गला चलते रहते हैं। तो एक वो भी हमने काम एक छोटे तौर पर किया है
कि लोगों से जो लोग बड़े बड़े गायिकाओं ने गाए हैं उनसे रचनाएं या तो ठीक करवाते हैं या दोबारा लिखवाते हैं नई। तो और ये जो चीज़ है, जब आप मातमदारी में आते हैं तो आज़ादारी में आते तो जो रज़्म है, जो युद्ध है, जंग है, उसमें टप्पांग आता है, और जो बैनियाँ है उसमें नहीं आता। कहती थी बानो असगर जानी, कब तुम घर में आओगे, अपनी दिखाने शक्ल सुहानी, कब तुम घर में आओगे, ये अलग है। मैदान में आमद आमदे कासिम की धूम है, और जलजले में किश्वर सुल्तान रूम है, अर्ज़ व समा में जिन्न मलक का हुजूम है, इस तरह से। तो इसमें वो जोर दिखाने के लिए। और हुआ ये कि कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के एक बड़े भारी गायक हो गए हैं, बड़े मोहम्मद खां उनको कहते थे। उनकी कब्र किसी ज़माने में रीवा मध्य प्रदेश में होती थी, अब उसके ऊपर मकान बन गया। वो बल्कि मकान के अंदर थी, अब वो कब्र तो हो गई ख़त्म। उसकी तस्वीर हमको पुरानी किसी ने भेजी थी। तो बड़े मोहम्मद खां साहब जो थे, उन्होंने जिसको तान फिरत कहते हैं, उस ज़माने के बुज़ुर्गों से, बड़े बुज़ुर्गों से इजाज़त लेकर उसको ख़याल गायकी में लाए। दिक्कत क्या हुई कि थोड़े दिनों में देखा ये गया कि ख़याल जो कि एक रचना होती है दो तुक की, ख़याल रहा एक तरफ और सब गले दौड़ रहे हैं। तो गले से सारंगी बजने लगी। उससे कुछ साल या 1.5 सदी पहले गले और मुंह से पखावज बज रही थी। तो ध्रुपद का पतन हुआ कि लोग बस वही सब वो तालबाजी में लग गए, तुगन चौगन, आड़ को आड़ पे आड़, उसमें ध्रुपद रहा एक तरफ। अब जब 20वीं सदी में लोगों ने ध्रुपद को फिर से उभारने की कोशिश की, तो फिर वो ये किस्से कहानी कि ये तो वेदों से चला रहा सिलसिला और इसमें वेद जुड़ा हुआ है, और ये तो बकवास है, सरासर झूठ है। कब के वेद और कब का ध्रुपद, यानी कि संगीत रत्नाकर में तक उसका जिक्र नहीं है। जिक्र अगर होता तो 16वीं शताब्दी में। तो आप क्या कह रहे हो कि 2500 साल में कुछ और बीच में हुआ ही नहीं उससे और ध्रुपद के बीच में। और अगर कुछ हुआ तो बताओ क्या था, उसका भी कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हम लोगों की एक बड़ी बुरी आदत है कि जो चीज़, कुछ जब नई चीज़ आती है तो पुरानी को ऐसा भूलते हैं, गायब, लुप्त हो जाती है। तो ध्रुपद की रचनाएं भी, धमार की रचनाएं भी, हम जहाँ हमें दो तुक की मिलती हैं तो हम संचारी आभोग भी लोगों से लिखवाते हैं। दूसरा के हमारे मित्र हैं सर्विस वाले, उन्होंने एक दफ़े कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि संगीत का स्तर जो है वो जैसे पानी में नावें हैं, तो एक साथ उठेंगी जब पानी बढ़ेगा, और एक साथ गिरेंगी। तो जिसको लोग कहते हैं पॉपुलर म्यूज़िक, कहते हैं अगर उसका स्तर गिरता जाएगा तो जिसको आप सीरियस आर्ट म्यूज़िक या आप क्लासिकल का लक़ब देते हैं, उसका क्या होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ तो हर चीज़ बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, मियाँ जी तुम क्या क्या, बाबू जी तुम क्या क्या, लाला जी तुम क्या क्या खरीदोगे, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। साहिल लुधियानवी, रवि, फिल्म साधना 58-59 की। तो ये भी हम करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि आज से 20 बरस पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में किसी ने कहा कि एक म्यूज़िक अप्रिसिएशन पर प्रोग्राम करो। तो हम एक वो फिल्म का मुजरा था, वो ना आएंगे पलट के उन्हें लाख हम बुलाएं, मेरी हसरतों से कह दो कि ये ख्वाब भूल जाएं या वो ख्वाब भूल जाएं। वो भी लोगों के सर के ऊपर से न मालूम कितने ऊपर से, कहीं किसी के सर के ऊपर से, किसी के बाजू से, लेग साइड, ऑफ साइड, सबसे निकल गया। तो ना वो भाषा, ना भाव, और तर्ज भी अब इतनी, अब क्या कहें तर्ज कैसी हो गई हैं और क्या होती थी। अब हमारे पिताजी बताते थे, इलाहाबाद में पढ़े थे यूनिवर्सिटी में,
तो कहते हैं भाई हम लोगों के तो हॉस्टल में मलका पुखराज और इनके कमला झरिया के गाने लोग हॉस्टल में बच्चे लड़के अपने गाते फिरते थे। अब आज आपको सुनाए तो आपको अरे वाह कितनी क्लिष्ट गायकी है ये। तो इसको भी उठाना बहुत ज़रूरी है, कम से कम लोगों को ये बताना कि ये था, उठे उठे ना उठे वो किसने देखा है, लेकिन कम से कम लोगों को होना परिचय तो होना चाहिए। अब इतनी बात होती है बेगम अख्तर बेगम अख्तर बेगम अख्तर, अख्तरी बाई फैज़ाबादी को भूल गए। वो थी बेगम अख्तर 1945 के पहले। 2 नमूने देखिए आप ये समझिए कि हमारी समझ में 1960 के दशक का है। रहे आशिकी के मारे रहे आम तक न पहुँचे, कभी सुबह तक न आए, कभी शाम तक न पहुँचे, रहे आशिकी के मारे। इसी केदार राग पर आधारित इसी गायिका की एक नमूना सुनिए, इससे 20-25 साल पुराना। ले गया जोशे जुनू कौन से वीराने को, होश भी ढूंढ रहे हैं तेरे दीवाने को। ले गया जोशे जुनू कौन से वीरान, शिकवाए दिल शिकनी कीजिए क्या साकी से, जोड़ता कौन है टूटे हुए पैमाने को। अब ये अंग था, ये 2 अंग थे उसी गायिका के, 2 अलग समय के उसमें। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई और सेहत उनकी बिगड़ती गई, तो गायकी पे तो प्रभाव हुआ ही, असर हुआ ही, और जितना उस पर असर पड़े उतनी और सब वो पूजनीय हो गई बेचारी। तो जिस चीज़ की पूजा करनी थी वो तो हुई नहीं। तब तो बाई थी, वे पतोरिया थी, और जब वो इस हाल पे आई तो सब उनकी पूजा होने लगी। उसी तरह वही चीज़ कुंदनलाल सहगल के साथ हुई। जो देखिए, सुनने वाले 3 प्रकार के हमने समझे हैं। एक तो वो है जो ऐसी चीज़ सुनना चाहता है, चाहती हैं, जो कि कोई नई चीज़ आ रही है या कोई नए ढंग से कोई पुरानी चीज़ आ रही है, उसको हम प्रथम श्रेणी मानते हैं। दूसरा वो जो सुनी सुनाई चीज़ सुनना चाहते हैं। और तीसरा जो है वो जो सोचता है कि ये तो हम भी कमोबेश अदा कर ही देंगे। तो कुंदनलाल सहगल का जो अब जो याद करते हैं उनको और उनके नाम पर विलाप होता है, तो वो उस दौर का होता है जब कोई भी साधारण सा गायक हो गया गायिका वो अदा कर सकता था। जो वो अंग था, सुनिए आप एक नमूना। बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए ना उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने, काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने, नुक्ताची है गमे दिल। भजन का सुनिए अंग। हाँ भजू में तो भाव से श्री गिरधारी, हृदय में आज धुन है कृष्ण नाम की न्यारी। भजू में तो मिथ्या है ममता, मिथ्या है हमता, मिथ्या सकल संसारी।
भाव भय भंजन, जन मन रंजन, भाव भय भंजन, जन मन रंजन, सकल कष्ट दो टारी, हृदय में आज धुन है कृष्ण नाम की न्यारी। अब जितने उनके नकल में हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आए या आज आपको मंच पर, वो ये चीज़ नहीं करते, इसको भूल गए, दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, वो तो छोड़िए। जी हाँ। नहीं, वही जो आपने जिन गुरुजी का नाम लिया, जिन्होंने उन्होंने देखिए उसका ऐसा है, एक बड़े अजीब किस्म के व्यक्ति थे वो। एक दिन उन्होंने हमसे चिढ़ के कहा कि तुम यहाँ वहाँ लोगों को सुनाते फिरते हो, तुम आगे से जो भी किसी को सुनाओगे या कुछ करोगे, हमारा नाम नहीं लेना। अरे हमने कहा था उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो एक हमारे खुराफाती दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार तुम्हारे लिए हम लिखते हैं तुम्हारी जीवनी कि तुम्हारा नाम है स्वामी नाथ ब्रह्मानंद और इस जन्म में तुमने यहाँ इस परिवार में तुम आए, अवतीर्ण हुए और फिर मनुष्य रूपी कोई भी गुरु तुम्हारे कसौटी पे खरा नहीं उतरा और एक दिन तुम्हारे सहस्रार चक्र में भ्रमरी हुई, कंपन हुई और देवी प्रकट हुई और कहा हे नाथ ब्रह्मानंद, तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगी। तो राघव रागिनी आके स्वप्न में अपने रहस्य हमको दिखा के चली जाती हैं। तो साहब हम तो वो हैं, हमारा नाम स्वामी नाथ ब्रह्मानंद है, चाहे स्वामी मैड ब्रह्मानंद कह लो, जो मर्जी कह लो आप। तो ये है। नहीं, लेकिन वो जो गुरुजी थे उन्होंने क्या आपको वो मंत्र बताया? जिसमें मंत्र बड़ा सीधा है। देखिए उन्होंने कहा देखो उच्चारण जो है, उच्चारण और ध्वनि और आवाज़ का बिल्कुल एक ही चीज़ में वो ऐसे गुथे हुए जैसे रस्सी होती है। तो उन्होंने कहा देखो कि हिंदी संस्कृत से उत्पन्न जो भाषाएं हैं तो उनमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अब इस पे ध्यान दीजिए, स्वर का इसमें क्या अर्थ आया? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, मतलब वावल। संगीतकार स्वर को क्या मानता है? षड्ज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निखार। तो स्वर के दो अर्थ होते हैं, वावल भी होता है और फ्रीक्वेंसी, नोट भी होता है। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा हम वापस आएंगे। अब तो गायकियां जो हैं हमारे यहाँ दो प्रकार की हैं, एक है शब्द प्रधान, एक है स्वर प्रधान। तो जब आपने शब्द गायकी कहा तो उसका मतलब है कि तो स्वर तो आ ही गए ना भाई, सारे गामा पता नहीं के पर गायकी तो होएगी नहीं। तो शब्द प्रधान गायकी क्यों कह रहे हो और स्वर प्रधान गायकी क्यों कह रहे हो? उसका कारण है कि जब आप वो चीज़ गाओगे पद को, तो स्वर और व्यंजन का जो तवाजुन है, वावल और कॉन्सोनेंट का तवाजुन है, वो बदलेगा और वो जिसको कि हम स्वर प्रधान गायकी कहते हैं उसमें दीर्घ स्वर, लंबे। अब जैसे कि गोकुल गाँव को छोरा बरसाने की ना गोकुल गाँव, इन दोनों में प्रीत भाई है, रहे सदा रंग निहार गोकुल गाँव। अब आपको एक नमूना दें, जब जान की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये हमने तहत में, जिसको तहत कहते हैं, उसमें पढ़ दिया। अब कोई कहता है जब जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो ये तरन्नुम में पढ़ा, जब जान की नाथ सहाय करे तब
कौन बिगाड़ करे नर तेरो जान। बकदरे शौक इकरारे वफा क्या हमारे शौक की है इंतहा क्या। बकदरे शौक इकरारे वफा क्या हमारे शौक की है इंतहा क्या। ये तरन्नुम में पढ़ा, बकदरे शौक इकरारे वफा क्या हमारे शौक की है, ये हमने तहत में। तो जो स्वर प्रधान गायकियां हैं उनमें स्वर बहुत दीर्घ है ना, ये फर्क है। तो ये जो अब चला है कि जी ये क्लासिकल है, ये सेमी क्लासिकल है, ये सेमी डेमी क्लासिकल, ये हेमी डेमी सेमी क्लासिकल है और ये लाइट है, हम इसको मानते नहीं। क्योंकि देखिए क्लासिकल जो शब्द है वो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। तो उसके वो कोई चीज़ का वर्णन कर रहा है कि उसमें ये होना चाहिए। आप बात करते हैं क्लासिकल आर्किटेक्चर है, ये क्लासिकल फिजिक है, क्लासिकल तरह तरह की चीज़ें हैं। तो उसके कोई तवाज़ुन प्रोपोर्शंस होते हैं, कोई इसमें गुण होते हैं, जो नहीं होगा तो वो से गिर के, तो ये फ़र्क है। तो फिर जो ये एक चलता है फ़िक्रा कि ये क्लासिकल म्यूज़िक, तो वैसे भी आप पहले भी इस बात क्लासिकल म्यूज़िक का मतलब ये है कि हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही हमारी। ये इसका मतलब होता है क्लासिकल का, कि हम कैसे कहें कि नहीं अच्छा नहीं लगता है। ये मतलब होता है क्लासिकल का, कि जब तक हम लग के बोर ना होएं तो पैसे वसूल नहीं हुए। खैर ऐसा कहकर तो फिर आप जितनी छोड़िए उसको, नाम वाम न, हाँ नाम नहीं लिया, सिद्धांत पर रहिए आप। हाँ सिद्धांत पर ही, उसूलों पर रहिए आप। हाँ उसूलों पर ही। उस पर टिके रहिए आप। भाई आपका कहना है कि ध्रुपद में वो जब पखावज बजने लगा, हाँ, तो उसका एक तरह से गिरावट उस नहीं, मुंह से पखावज बजने हाँ लगा। मुंह से पखावज, हाँ, मुंह से पखावज, हाँ, तो गिरावट शुरू हुई। बिल्कुल फिर गिरावट। वही हाल आपका कहना है कि ख्याल में भी हुआ ये। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो साल दर साल ख्यालिए पैदा हुए जा रहे हैं और सुनने वाले पैदा हुए जा रहे हैं। तो और वो उनसे पूछिए, कुछ तो अब जीवन में रस तो घोलता ही है वो। हमारा ये मानना है कि वो जो चीज़ बनी थी उसको आप चाहे जितना बिगाड़ो फिर भी कुछ चीज़ रह जाती है जो कि खींचती आकर्षण, हम वही कहेंगे। कुछ उस चीज़ में वो उसको पूरी तरह से उसका मिटा नहीं पाते। तो जो मिटाया जा रहा है या अनजाने में मिटाया गया या मिट गया, वो क्या है जो मिटता जा रहा है और जिसकी वजह से आप उसे? दो चीज़ें, शब्द और ताल। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ख्याल या ठुमरी के जो रचनाएं हैं, जो पद है, जो शायरी है, उसमें उतना गंभीरता है जितना कि और शैलियों में हैं, या गज़ल शैली में है या भजनावली में है, हम वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन भाई कुछ तो समझ में आए, भाई क्या कह रहे हो, और जो भाव है उसके अनुकूल है कि नहीं है। लाडली गुमान न कीजे होली के दिनन में, कैसी तिहारी ये बहाना। बरस बरस तैं खेलत आत रही, अब बैठी हो भौहें तान। सिंदूरा काफ़ी का धमार है, आगे भी है इसमें, संचारिया भोग है। अब इसमें गुमान गुमान लाडली लाडली गो गो माँ माँ। अब ये लाडली को इस तरह थोड़ी मनाओगे यार। लाडली गुमानना कीजिए होली के दिनन में, कैसी तिहारी ये बहान। बरस बरसते तुम खेलती आ रही हो, अब तुम भौएं तान के बैठी हो, आओ खेलो यार। अब इस अंग में आप बुलाओगे, वो काहे को आने लगी, है ना। मोरी नैया पार करो तुम, हजरत निजामुद्दीन औलिया
आब मोरी, अब वो काय को नैया पार करेंगे, सब उसमें तो छेद ही ना कर दें नैया में छेद ना कर बैठे वो हजरत निजामुद्दीन। नहीं, ये कुछ आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं कर रहे। नहीं, वो तो गायक अपने लिए वो जगह बना रहा होता है और अपने स्वर की सारी संभावनाओं को टटोलते हुए, विस्तारित करते हुए, उसके बीच में वो कुछ एक चीज़ पेश करने की आप कोशिश टेनिस कर खेल रहे रहे हैं, आप टेनिस खेल रहे हैं, कोर्ट की लाइंस हैं और नेट है, आप कितना भी जोर से मारो या कितना की स्पिन करके मारो या कितना भी ऊंचा लॉब मारो, भैया नेट पार करके कोर्ट में गिरना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी कि आप सबसे पीछे के स्टैंड के सबसे पीछे के पंक्ति में आपने बॉल मार दी तो वो तो गिना नहीं जाएगा। तो वो वाले आप उदाहरण दे रहे हैं हमें भाई कोर्ट में रहो, नेट के ऊपर बॉल जाए और सही कोर्ट में गिरे, सर्विस तो सर्विस कोर्ट में गिरे, सिंगल्स है तो सिंगल्स कोर्ट में, डबल्स तो ट्रैम लाइन के अंदर भी चली जाए, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा कहकर आप तो संगीत को एक बहुत ही उपयोगिता मूलक, एक यूटिलिटेरियन एक प्रोडक्ट बनाकर, मतलब उसका काम इतना है कि वो इतना काम करे, उससे ज़्यादा भी करने की वो कोशिश करता क्यों है। इसमें गुंजाइश नहीं है क्या? अब आप लाइए तबले वाले सारंगी को लाइए, हम आपको सुनाते हैं, यही मुल्तानी राग का ख्याल सुना देंगे आपको, यही सिंदूरा का हम धमार सुना देंगे, पर बिना कपड़े पछाड़े और बिना पटाबाजी किए आपको सुना देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह ये चक्की पिसती है कि जी वो 55 मिनट तक वो ख्याल गाए और ये गाए, वो नहीं होगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप, हाँ अब आई बात ताल की, ताल जो है कि अब जैसे कोई ऊपर छत पे कोई चल रहा है तो आवाज़ आ रही है, आपका कोई चल रहा है, ये तो चाल नहीं है भाई। तो जो हमारा दिमाग है, हमारे जो हैं, कि एक हद तक हम उसको समेट सकते हैं ध्यान को। अब वैसे तो देखिए सूरज निकला 6 बजे और 6 बजे डूबा और 6 बजे फिर निकला या जो भी, तो एक साइकिल तो वो भी है, और 12 साल के बाद कुंभ मेला हुआ तो वो साइकिल है। लेकिन अब आप एक साल में एक मात्रा तो नहीं बजाओगे एक ताल की कि जी 12वीं मात्रा 12वें साल में आएगी जब एक कुंभ से दूसरे पे जाओगे। तो अब उसको आपने कर दिया ख़त्म, सो कॉल्ड अति विलंबित लय लेकर कि नहीं साहब हम तो 48 मात्रा की एक ताल बजा रहे हैं। अरे यार वो तो एक ताल तो 12 मात्रा की होती है, 48 की कब से हो गई? जैसे 12 साल का बच्चा और 48 साल के शख्स में कोई अंतर ही नहीं है। तो जब तक कि वो चाल ना दिखे, चाल का आभास ना हो, तो ताल कैसी हुई? और आप कह रहे हो कि हमने नहीं इसका आविष्कार किया, आप कह रहे हो कि आप ज्योति पांडे से श्री राग में आड़ा चौताल में निबद्ध ख्याल की रचना सुनेंगे। तो आप क्या सुनने जा रहे हैं? ख्याल की रचना सुन रहे हैं जो कि आड़ा चौताल में निबद्ध है, जो कि श्री राग में है। क्योंकि श्री राग गाने सुनाने का और कोई रास्ता नहीं है अलावा कि किसी शैली में, चाहे आप रज़ा खानी गत बजाइए, चाहे मसीत खानी गत बजाइए, चाहे आप ख्याल शैली में करें, चाहे आप धमार या ध्रुपद में करें, और कोई रास्ता नहीं आपके पास। तो जब आप वही मूल चीज़, आप एक तरफ जो निबद्ध था वो अनिबद्ध हो गया और रचना है सो गायब हो गई, तो अब रहा क्या? वो ट्राइसिकल जो एक चक्के पे चल रही है, ये है। ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं कि ये अभी जो कॉन्टेम्प्रेरी क्लासिकल मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का सिनेरियो है, उसके बारे में आपका एक आपने प्रश्नांकित दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण है आपका। जी, बिल्कुल। और जाहिर है कि वो तमाम हिंदुस्तानी क्लासिकल के बारे में नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि एक जनरलाइज्ड भी नहीं होगा। कुछ तो गुण आप इस पूरी किए जाने वाले क्रिया व्यापार में आप पाते होंगे। देखिए लोग जो है
गले अच्छे तैयार करते हैं, स्वर भी सच्चे लगते हैं, और लोच तो कम है, फिरत की रफ्तार पर काम करते हैं, लोच तो जाता रहा, उसके लिए कोई दूसरा एक तरीका होता है। वो अगर आप माइक्रोफोन और एम्पलीफायर पे गाओगे तो वो जाहिर नहीं होगा, वो सामने बैठ के समझ में आता है। तो हम वहाँ तक कहते हैं कि हाँ साहब ये कुछ काम किया है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, भरसक प्रयत्न कर रहे हैं लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ी दिशा तो, बात दिशा की है। हम इसकी नहीं कह रहे कि बेईमानी कर रहे हों या काम से जी चुरा रहे हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि जैसे दिशा भैया सीधी कर लो तो बात बन जाएगी। तो क्या इस वजह से जो हम लोगों के यहाँ वो जो स्पेस एक थोड़ा सुरुचि को विकसित करता, उसकी जगह पॉपुलर म्यूज़िक लेता जा रहा है, लेता गया, हमेशा ही अगर उसको प्राथमिकता देनी होगी? हाँ, अब आसान रास्ते, लोग आसान रास्ते की तलाश में रहते हैं कि अगर ये सड़क ऐसे जा रही तो ऐसे कैसे चले जाएं, अगर यू टर्न दूर पे है तो हम रॉन्ग साइड से कर निकालने गाड़ी थी, ये चक्कर है। अच्छा, आपने कहा कि आप तो चाहते थे कि आप ऐसी नौकरी में रहते जिसमें आप भोपाल और रीवा और सतना अपने इलाकों में रहते, लेकिन आखिरकार आपको विदेश जाना हुआ। लेकिन आपका ये भी कहना है कि विदेश जाते हुए, अलग अलग देशों में रहते हुए अपने देश के बारे में सीखने को या और जानने को, समझने को मिला। इसको थोड़ा समझाइए हमें कि क्या। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि रही बात खुराक की और रही बात, सामने आपके उदाहरण है कि ये पहला ऐसा ओलंपिक गेम्स है जहाँ इतने पदक हमको इतने वर्ष बाद मिले। इसका क्या अर्थ है कि शारीरिक बल हमारे कितना कम है, वो क्यों कम है? तो आहार के कारण, सफाई, बीमारियाँ, इसके कारण। तो एक तो ये कि हमारे लोग जो हैं आसपास के, चाहे कैम्बोडिया के देखें, वियतनाम के देखें, इंडोनेशिया के देखें, यूरोप तो भूल जाओ, अफ्रीका को भी भूल जाएं आप, तो हम लोग कितने शारीरिक बल कितना कम है। देखिए हम 1983 में मलेशिया गए थे हाई कमीशन में, तो उस समय जो रबर टैपिंग के लिए लेबर तमिलनाडु से गया था, उस पीढ़ी को हमने बूढ़ा होते हुए देखा, और मुश्किल ही कोई मिलता था जो 5 फुट 6 इंच से ऊपर है। उनके जो बच्चे हुए वो कुछ हमारे कद के या 1-8 इंच कम, 5 फुट 8-9 ऐसे कुछ। हमारी बच्ची का काम लगा मलेशिया में 2008 में या 9 में, तो इतने वर्ष बाद 1985 के बाद पहला मौका मिला। तो जो हमारे दोस्त थे, जब उनके लड़के दामाद देखे तो 6-6 फुट के, ना उनमें कोई यूरोपियन असर आया था ना अफ्रीकन, वही बेचारे नागरकोइल या तिरुनेलवेली के वही तमिल, बस भरपेट खाने को मिल गया, साफ पानी पीने को मिल गया, वो बच्चे 6-6 फुट के हैं। तो एक चीज़ हमको ये समझ में आई कि हमारे यहाँ कितनी सफाई को लेकर और बीमारी कितना फैलाव है बीमारी का, और आहार कितना कम लोगों को नसीब होता है, एक तो वो, और दूसरा कि भाषा के प्रति जो है हमारा जो रवैया है, हम कितनी जल्दी उसको भूलना चाहते हैं। जो आज इंग्लिश चल पड़ी है, जो हमसे सुनी नहीं जाती। तो एक दो चीज़ें ये थी। और संगीत और कला और इसको लेकर, कल्चर को लेकर, ये हमें बहुत शौक़ है सिम्फोनिक म्यूज़िक का, यूरोपियन सिम्फोनिक म्यूज़िक का, और उससे भी जो भी निकलता है। हमें फ्लेमेंको का भी शौक़ है, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटल वाद्य संगीत,
उनका गाना हमसे नहीं झेला जाता, माफ़ कीजिए। तो वो तो हमको बहुत सुनने को मिला, क्योंकि हम ब्राज़ील में रहे, हम अज़रबैजान में रहे क्योंकि सोवियत असर रह गया था, किर्गिस्तान में तक साहब बैले का इतना अच्छा स्तर था, और यूक्रेन की तो बात ही और है। तो अब हाँ, फिर बात आई कि यूरोप में एक आज से 30-40 साल पहले एक मुहिम चला था, एक आंदोलन चला था, आल्टे म्यूजिक जिसको जर्मन में कहते हैं, ओल्ड म्यूज़िक। तो उन्होंने कहा था ऑथेंटिक ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स वो कैसे बजते थे, और अगर उनको 15वीं शताब्दी का 14वीं शताब्दी का कोई म्यूज़िक स्कोर मिल गया तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसमें क्या चाहता था और इसको हम कैसे आगे इसमें क्या जोड़ सकते हैं या इसको पूरा मुकम्मल कैसे करें। यहाँ तो है ही नहीं वो चीज़। अब साहब मारिफुल नगमात सदी की किताब है जो 1920 में छपी थी, जिसको राजा नवाब अली शायद उनका नाम था, तालुकेदार थे यूपी के, और फिर स्वरलिपि भातखंडे जी ने की थी उसमें, उस ज़माने के ध्रुपदियों के साथ। अब उसमें अधिकांश जो रचनाएं हैं वो दो तुक की हैं, और अबुल फजल क्या कहते हैं कि ध्रुपद वो शैली है जिसमें 4 हम काफिया मिसरे हैं, मतलब कि 4 ऐसी पंक्तियां हैं जो कि तुक मिल रहे हैं परंतु छंद मुक्त हैं। इस बात पे गौर कीजिए, छंद मुक्त हैं। छंद मुक्त क्यों हैं? छंद मुक्त इसलिए हैं कि जितना छंदबद्ध काव्य है उसको जब आप गाने बैठते हैं वो 4, 5, 6 या 7 मात्रा में निपट जाता है। कुछ भी ले लीजिए आप तुलसी से लेके, गालिब से लेके, साहिर लुधियानवी को ले लो, किसी को ले लो आप, या शैलेंद्र को ले लो, तो जितने छंदबद्ध कविता है वो छोटी तालों में ही गाई जाती है और गाई जा सकती है। और जब हम लोग छंद मुक्त काव्य लेते हैं जो कि ख्याल में, धमार में, ध्रुपद में, यहाँ तक कि टप्पे में भी मिलता है, तो उसमें जो है आप अपने हिसाब से, ताल के हिसाब से काट छांट करके पंक्तियों को, और फिर आप उसमें अलंकार पैदा करते हैं। नमूना सुनिए आप जी। तेनु रब मनिया हानि वे, तेनु रब मनिया हानि वे, शोरी तो सुना दे दिल दिया, तेनु रब मनिया हानि वे, 16 मात्रा, तेनु रब मनिया हानि, खोल दे हानी दिल दी घुंडिया, शोरी तू सुना ते दिल दिया, तेनु रब मनिया, तेनु रब मनिया हानी वे, शोरी तू सुना दे दिल दिया, खोल दे हानी दिल दियाँ घुंडियाँ, ताले खोल दो दिल के, शोरी तू सुना दे दिल दियाँ, दिल की सुना दो मुझे। अब देखिए ना, छंद तो बिल्कुल जुदा है एक मिसरा दूसरे का, लेकिन उसका जो विभाजन किया है ताल के हिसाब से किया है। और आप इस पर आ जाइए, जुल्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, जुल्म 1 2 3 4 1 2 ये कहरवा में चलेगा ये चीज़ है। अगर आप टप्पा छपी हुई किताबें हैं जिसमें भाषा का कोई समझ में नहीं आता कौन सी भाषा है, क्योंकि बिगड़ गई है भाषा, उनको चलो भाई लेके आप किसी से ठीक करवा लो, बहुत आसान काम है। जिसका रुझान उस तरफ है कविता की ओर, और जिसको पंजाबी मुल्तानी आती है वो कर देगा या कर देगी, कोई बड़ी बात नहीं है, और करते हैं लोग। उसी तरह अगर
ध्रुपद का आपका स्थाई और अंतरा मिल गया तो संचारी आभोग को जोड़ देगा। और आप सुनाते क्यों नहीं हो? आप जी 48 मिनट तो पी आलाप कर रहे हो और 3 मिनट में स्थाई और अंतरा करके ध्रुपद समाप्ति हो गई और कहा ये ध्रुपद आलाप हो रहा है। अरे ध्रुपद आलाप थोड़ी होता है, आलाप एक चीज़ होती है, ध्रुपद अलग होता है। जैसे रस्सी टापना एक चीज़ होता है और सर्विस करना दूसरी चीज़ होता है, टेनिस की या बैडमिंटन की। तो कोई खास रस्सी तो बॉक्सिंग और बैडमिंटन और टेनिस की रस्सी को टापने में कोई फ़र्क तो है नहीं, और रस्सी टापना टेनिस या बॉक्सिंग तो है नहीं, वो उसके लिए एक वर्जिश है। तो ध्रुव पद मतलब कि भैया पद का क्या उसका खूबी थी, पद के क्या उसकी पहचान थी। अबुल फजल ने बताया आपको कि 4 हम काफिया मिसरे जो कि छंद मुक्त हैं, तो वो भी नहीं पेश हो रहे। अगर हो रहे हैं तो जिस अंग से हो रहे हैं, हमने आपको कुछ उदाहरण दे दिया था। तो अब आप कुछ हमको और गाकर सुनाइए। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बन के पड़ी मुस्काती, सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। और कुछ? और तो आप हमको सोज में ही कुछ सुनाइए। और सोज में शोर है शाम के लश्कर में के अब्बास आए, शोर है शाम के लश्कर में के अब्बास आए, और तवातुर खबर आई कि बहुत पास आए, पर गम है शाह शहीदां को बसद यास आए, बोली तकदीर के ये जंग इन्हें रास आए, जाके घोड़े का शुजात ने कदम चूम लिया, फतेह ने गोशाए दामाने अलम चूम लिया, शोर है शाम के। एक नमूना और सुनिए। जब जूझन निक से कासिम जू, घमसान किए रन मां डट के, जब जूझन निक से कासिम जू, घमसान किए रन मां डट के, और बैरी मार भगाए दियो, पग पाछ न एक धरो हटके, तलवारन से तंचूर भयो, और पाग के पेच गिरे कटके, तलवारन से तंचूर भयो, और पाग के पेच गिरे कटके, गोरे मुख से यूं लहू टपके, सब लोग कहे सहरा लटके, जब
जूझन निक से कासिम जू। कासिम की एक रात पहले उनकी शादी रचाई गई थी, अगले दिन वो मैदान में मारे गए। तो उनके लहू यूं बह रहा है जैसे सहरा लटक रहा। अच्छा, तो ये सब अपनी गायकी के सफ़र में आपको ये जो चाहे वो मीर अनीस हों, दबीर हों, या फिर और जो ये मुहर्रम से जुड़े हुए मतलब म्यूज़िक है या गायन है, इसमें क्यों आपको इतनी दिलचस्पी है? मतलब अभी तो ये कहा जाता है, शुरू में आपसे कहा था कि हमें दो चीज़ आकर्षित करती है। सबसे पहले कि हमें तर्ज अच्छी लगे, अच्छी तर्ज लगी और बोल अच्छे लगे। तो कोई भी वो ऐसी चीज़ जिसकी हमें तर्ज आकर्षित करती है और बोल भी आकर्षित करते हैं, हम उसको लग पड़ते हैं। इतना ही सारा और कुछ नहीं है। अब ये सुनिए आप एक और नमूना। मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, दिल विच रांझे दा ख्याल। मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, नी मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। लोकां दी भाणे रांझा चाक मजीदा, लोकां दी भाणे रांझा चाक मजीदा। लोकां दी भाणे रांझा चाक मजीदा। मैनू ते रब दा जुमाल, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। म्हारा रतन राणा ए कर को अमराने घोड़ो फेर। हे जी मारा सायर सोडा ए कर को अमराने घोड़ो फेर। बुंदेली सुनिए। बर जाए पन्ना खो बाजार, हाँ बर जाए पन्ना खो बाजार। ननद मोरी हिराए गई बटुआ सी बर जाए। जल जाए पन्ना का बाजार, हमारी ननंद बटुआ सी छोटी सी, या बटुआ जैसे बटुआ खो गया या वो छोटी बटुआ सी थी, हिराए गई बटुआ सी, जल जाए पन्ना का बाजार। रोशन रोशन पन्ना ढूंढी, रोशन रोशन पन्ना ढूंढी। ढूंढो चरकारी को बाजार, ननंद मोरी हिराए गई बटुआ सी। नजरिया मुई से मिलइयो मोरे राजा, नजरिया मुई से मिलइयो मोरे राजा। नजरिया मुई से सो मोरे राजा अंगना में चौपड़ डरइयो। मोरे राजा अंगना में चौपड़ डरइयो। बाजी मुई का जितइयो मोरे राजा, नजरिया मुई से। ओ मोरे राजा महला दो महला बनइयो। रनिया मुई को बनइयो मोरे राजा, नजरिया मुई से। बुंदेली। वाह क्या बात है। और आखिर में हम आपसे पूछेंगे ज्योति जी कि खुद फॉरेन सर्विस में रहते हुए फिर अपने दोस्तों के बीच जो कि भारत देश में बड़े बड़े पदों पर और ऐसे पदों पर जहाँ से भारत की संस्कृति की और कला की नीतियाँ बनती हैं, जब उनको देखते हैं आप, और ये तमाम ऐसे कला रूप जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे धुंधले पड़ते जाते हैं, उनका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है, उनका कोई कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कोई। तो इन दोनों के बीच में आप किस खुद नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या राय आपकी बनती है? हमने क्या किया है पिछले 70-80 वर्षों में अपने देश की संस्कृति को लेकर? कोई संस्कृति की नीति भी नहीं है अगर देखा जाए। हमने कभी उस पर ध्यान दिया नहीं विशेष। हम अपने ही काम में इतने लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, इतने मसरूफ़ रहते हैं, हमें कोई उनसे
ज़्यादा मतलब नहीं है, करें। अब देखिए ना, हमारी जो गायकी है, हमारा जो वादन है, ये महफिल का गाना है, इसको जिसको कहते हैं चेम्बर म्यूज़िक। अब चेम्बर म्यूज़िक छोड़ के आप 5,000 लोगों के सामने भोंपू लगा लगा के अब सब सितार बज रहा है और गाना हो रहा है, तो वो बारीकियां कहाँ हैं। और इतने सारे लोग आपने तमाशबीन जोड़ रखे हैं, उसमें कितने पारखी हैं कितने नहीं हैं, कोई समझ में नहीं आता हमें। तो जो भी है, ये छोटे छोटे लोगों के गुट बना के छोटी जगहों में, किसी कोने में, किसी तरह का ये चल गया तो नहीं चल गया। लेकिन हाँ, हमें तो संतुष्टि होगी, हम मुतमईन रहेंगे कि भाई जितना हमसे बना हमने तो किया, यही है। तो हम लोग अब बातचीत ख़त्म करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमें याद किया आपने आज। नहीं, बातचीत ख़त्म करें उससे पहले एक बार फिर पूछ लेते हैं आपसे कि कुछ और आप कहना चाहते हो तो अभी आप कहिए, या कुछ और गाना चाहते हो तो आखिर हम लोग गाने के नहीं, साथ वो तो आप फरमाइश करो तो करेंगे। तो फिर आप मर्सिये का ही कोई सुनाइए। मर्सिया ही सुनेंगे आप। इसमें ख़ास बात यह है कि इस खूबी से सारंग राग में सोज जो कि मर्सिये का एक बंद होता है और कुछ नहीं होता है। मर्सिये का एक बंद सोज 6 पंक्तियों में 6 मिसरों का, तो 4 का एक रदीफ काफिया और आखिरी के 2 जिसको बैत कहते हैं। तो ये सारंग राग में निबद्ध है, लेकिन किस खूबी से आखिरी में सारंग से देश में जाके वापस सारंग में आता है। और ये हमको कैसे मिला कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक खातून थी जो कि इस पर शोध कर रही थी, और उनके पास एक टेप रिकॉर्डिंग थी, एक कराची के बड़े बढ़िया सोजखान हुए हैं उनकी। ये सुनिए। हुआ जो शाह के लश्कर में कहत पानी का, आवाज़ देखिए आगे पीछे जा रही है, ध्यान से सुनिए। अजीब हाल हुआ फातिमा के जानी का, कभी ख्याल था अकबर की नौजवानी का, कभी मलाल था असगर की बेजुबानी का, बैत सुनिए। कभी बहन के लिए बेकरार होते थे, कभी बहन के लिए बेकरार होते थे, कभी सकीना का मुँह देख देख रोते थे। ये आवाज़ का लोच है, रफ्तार नहीं, लोच है। गाड़ी सीधी सड़क पे बहुत तेज़ जाती है, मोड़ आता है तो आप गियर बदल के संभाल के फिर मोड़ लेते हैं। अगर दायां और फिर बायां और मोड़ आता है उस हिसाब से, तो ये वो अंग है। ये
सीधी पटरी पे नहीं दौड़ रही गाड़ी, ये घुमावदार पटरी पे दौड़ रही है, इसको लोच कहते हैं। अब जैसे क्या क्या न जफाएं दिल पे सही, पर तुमसे कोई शिकवा न किया, पर तुमसे कोई शिकवा न किया, इस जुर्म को भी शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल। वो तो चली गई 1954 में दिल्ली छोड़ के मुल्तान या जा इकबाल बानो। इजाज़त। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा आनंद आया। बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, इतने मधुर मधुर गाने गाए आपने, बहुत शुक्रिया। चलिए, गुफ्तगू में आज थे हमारे साथ ज्योति स्वरूप पांडे, जो कि एक रिटायर्ड डिप्लोमेट और गायक हैं। कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं guftgu@rekhta.org पर। मारे डेरे आजा बाके से जवान, आओ जी मेरा जान, आओ जी, आओ जी, आओ जी, मिर्जा जान मारे डेरे आजा बाकी से